प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विश्वकर्मा सर, प्राध्यापक पॉलिटिकल साइंस, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज पामगढ़ से आपके सामने लाइव हूँ। और हम चर्चा कर रहे थे पिछले पीरियड में पर्यावरणवाद एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में और उसमें इसका समाधान। मैं कल आप लोगों को बता रहा था कि प्राकृतिक गतिविधियां अपने आप में जो सुनिश्चित हैं और पूर्व निर्धारित हैं, और इस प्राकृतिक संरचना ने, इस प्रकृति ने मनुष्य को स्वस्थ जीवन देने के लिए, एक अच्छा वातावरण देने के लिए वो स्वतः निर्मित है। और वह इस स्वस्थ जीवन के लिए जो है आवश्यक और अपरिहार्य है। और इसमें प्रकृति जो है वो स्वयं कहना चाहिए इसके लिए एक प्रेरक है, एक कारक है, या कहना चाहिए उत्तरदायी है। जो भी देश, जो भी संस्थाएं या व्यक्ति विशेष इन प्राकृतिक संरचनाओं या प्राकृतिक बनावट से या प्राकृतिक गतिविधियों से खिलवाड़ करता है, उनसे छेड़छाड़ करता है या उनको प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो इसका दुष्परिणाम समय समय पर मानव समुदाय को हमेशा भोगना पड़ता रहा है, कालांतर से भी और आज से भी। ये जो है उसका दुष्परिणाम मानव समुदाय हमेशा से भोगता चला रहा है, या उसके दुष्परिणाम करने के लिए देखता चला रहा है। मैं कल आप लोगों को बता रहा था कि मानव समुदाय अपने स्वार्थ के लिए या अपने हितों के लिए या अपनी अनजान या अनभिज्ञता के कारण इन प्राकृतिक गतिविधियों पर जब प्रहार करता है, इनको ठेस पहुंचाता है या इस सुंदर सी संरचना को बिगाड़ने का प्रयास करता है, तो स्वभावतः प्रकृति जो है प्रभावित होती है और उसके दुष्परिणाम समाज को देखने पड़ते हैं। इस तरीके से ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर मतलब प्रदूषण या दूषित तत्वों का समावेश करने का, पैदा करने का, बनाने का, इसको संचालित करने का जो जवाबदार पक्ष है वो है मानव समुदाय। मनुष्य ने अपने हितों के लिए प्रकृति से खिलवाड़ किया, उसकी सुंदर सी संरचनाओं को बिगाड़ा, और उसके बिगाड़ने का परिणाम ये हुआ कि आज दुनिया पर यह एक बड़ी समस्या खड़ी हुई कि इस प्रकृति की सुंदर सी संरचना को कैसे पुनः संग्रहित किया जाए या इसको बनाए रखने का प्रयास किया जाए। तो इसी संबंध में मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाह रहा हूं। मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्तियों ने किस प्रकार से इस सुंदर सी पर्यावरण संरचना को बिगाड़ा है, और इस पर्यावरण संरक्षण में जो मानव समुदाय है वो इसको पुनः स्थापित करने में या पुनः बनाने में किस प्रकार से योगदान दे सकता है, इसी संबंध में थोड़ा सा और बात आगे बढ़ाते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा की विचारधारा में परिवेश, विशेष रूप से विश्व के वातावरण को दूषित किए जाने या रोकने की सोच तथा संकल्प इसमें प्रमुख रूप से शामिल है। और प्रत्येक समाज, प्रत्येक देश का यह दायित्व है कि ये प्राकृतिक खूबसूरती को वह इसी तरह बनाए रहे, और इसके लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के माध्यम से इसे एक नया स्वरूप देने का प्रयास करे। अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्वीकृत नियमों में से एक नियम यह भी है कि कोई भी राज्य ना तो इस तरह से खुद कार्य करे और ना ही अपने भू क्षेत्र को किसी दूसरे द्वारा इस तरह से प्रयोग करने की इजाजत दे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई भी राज्य सरकारों का यह दायित्व है, राज्य की वैधानिक गतिविधियों का यह दायित्व है कि प्राकृतिक संरचना की सुंदर सी व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास न किया जाए। और इस बिगाड़ने के प्रयास में ना तो किसी को कानूनी रूप से स्वीकृति या अनुमति दी जाए या उसको स्थापित किया जाए या ऐसा करने के लिए उसको प्रेरित किया जाए, चाहे वो कानूनी रूप से हो
चाहे किसी भी प्रकार से उसको रोकने का प्रयास हो इसमें किया जाना चाहिए, जिससे दूसरे राज्यों को भी कोई हानि, अपने साथ साथ दूसरे राज्यों को भी कोई हानि न पहुंचे। वर्तमान समय में इस नियम का यह भी अर्थ लिया जाता है कि किसी राष्ट्र को इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए या इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पर्यावरण दूषित, पतित या कहना चाहिए कि वो बुरा प्रभाव वाला उत्पन्न हो। इस तरह राज्यों द्वारा व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की रचना की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाकर, अंतर्राष्ट्रीय समितियां बनाकर और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था करके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विश्व स्तर पर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। पर्यावरण का क्षय या ह्रास एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, जैसे जनसंख्या विस्फोट, नगरीकरण, जल प्रदूषण, धुआं, शोरगुल, रासायनिक प्रवाह, विज्ञान की उत्तरोत्तर प्रगति और तकनीकी के दुष्प्रभाव का अप्रत्याशित प्रसार। ये ऐसे कारण हैं जिनके कारण से पर्यावरण का ह्रास हो रहा है या पर्यावरण का पतन हो रहा है। विश्व के अधिकांश भागों में पर्यावरण की समस्याएं अब भी गरीबी और अज्ञान से संबंधित हैं। परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रदूषण और पर्यावरण बर्बादी की समस्याओं पर बहुत अधिक विचार नहीं किया गया था, लेकिन अब यह माना जाने लगा है कि किसी भी राज्य के क्रियाकलापों या कार्य की गतिविधियों की एक सीमा यह है कि उससे अन्य राज्यों के क्षेत्रों पर कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। इस पर्यावरण की सुरक्षा को बनाए रखने का सारा दारोमदार इसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर निर्भर है। इसका मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंदर प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने राज्य क्षेत्र में ऐसा कोई भी कार्य न करे जिससे उस क्षेत्र के बाहर पर्यावरण संबंधी क्षति पहुंचे। मतलब कहने का ये बताना ये जा रहा था कि किसी भी राज्य में राज्य की जो गतिविधियां हैं, उन राजनीतिक सत्ताओं का यह दायित्व है कि वह अपने राज्य की पर्यावरण की सुरक्षा बनाए रखें और उस पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए उत्तरदायी ऐसे किसी भी चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो उद्योग हो या कोई ऐसा उत्पादन है या प्रोडक्शन है, वो उसको अपने यहाँ स्थापित ना करे या उसको स्थापित होने की प्रक्रिया का पालन न करे या कानूनी रूप से उसको अनुमति न दे, जिससे कि उस देश का यह स्वस्थ वातावरण बिगड़ता हो। और अगर यह वातावरण कोई बिगाड़ता है तो अपने राज्य के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी अर्थात दूसरे जगह भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे एक उदाहरण अभी हम पिछले कुछ दिनों में देख चुके हैं, एक विशाखापट्टनम में जो गैस का रिसाव हुआ। अब गैस एक जहरीली एक हवा है और वो इतनी खतरनाक है कि अगर उसका थोड़ा भी प्रभाव मानव समुदाय पर पड़ता है तो वो सीधे उस मानव समुदाय को मृत्यु की ओर धकेलती है, मृत्यु से उसका सामना कराती है। हमने पिछले दिनों देखा था 84-85 में कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकी कंपनी थी, उसने जहरीली गैसों का उत्सर्जन किया और उसके लिए उस कंपनी को बाकायदा भारत में स्थापित किया गया। उस स्थापित करने के पीछे हमारे देश की राजनीतिक सत्ताएं या राजनीतिक लोग जवाबदार थे और उस जहरीली कंपनी के यहाँ स्थापित होने से जब से उसमें जहरीली गैसों का उत्सर्जन शुरू हुआ तो इसका लाभ तो किसी एक व्यक्ति विशेष को हुआ या एक व्यक्ति समुदाय को हुआ, सीमित लोगों को हुआ, लेकिन जो उसका दुष्परिणाम जब वो गैस रिसी तो वो जहां जहां से उस गैस का प्रभाव होता गया वहां तक के लोगों की जीवन लीला जो है वो समाप्त होती गई। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के किसी भी उद्योग को या किसी भी इंडस्ट्री को कोई भी देश अपने यहाँ स्थापित करने की वैधानिक रूप से अनुमति न दे, उसको स्थापित होने न दे
और ऐसी चीजों से ऐसे प्रकृति की खूबसूरती को बनाए रखा जा सके। इसी तरह अन्य जो जहरीली प्रोडक्ट पैदा करने वाली जो अन्य कंपनियां हैं या कोई इंडस्ट्रियां हैं या कोई क्षेत्र विशेष है, उनके लिए भी जो है राज्य सरकार को या सभी सरकारों को, अब चूंकि आज हम वैश्वीकरण में जी रहे हैं और ये सारी दुनिया एक दूसरे में समाहित है, एक समृद्ध दुनिया है, तो ये सारे काम और सारे प्रभाव लगभग उस एक बड़ी व्यवस्था के माने जाते हैं और उसमें एक देश के साथ साथ जो दूसरा देश है वो भी प्रभावित होता है और यही चल के आगे एक बहुत बड़ी पर्यावरण की समस्या पैदा होती है। आजकल तो जितने देश हैं और जितने देशों में जितने प्रोडक्ट हैं या जितने उत्पादन हैं, उनका तो इतना ज्यादा दुष्प्रभाव हुआ है कि वो माने एक राष्ट्र विशेष तक इनका व्यापक प्रभाव होता है। हम समय समय पर ऋतुओं में परिवर्तन जो देखते हैं, असमय वर्षा होना, असमय तूफान के चलना और मौसम का परिवर्तित होना, ग्लेशियरों का जो है वो समय असमय पिघलना और इस प्रकार से ये सब सारी चीजें जो है उस प्राकृतिक वातावरण को बिगाड़ने का ही परिणाम है। अभी हम कोरोना के दौर से जो गुजर रहे हैं, ये भी जो कोरोना का जो प्रभाव है, इसके पीछे भी आप देखेंगे, इसके पीछे भी कहीं न कहीं प्राकृतिक संरचना ही जिम्मेदार है। उस प्राकृतिक संरचना को, प्रकृति के जीव जंतुओं को, प्रकृति की वस्तुओं को, ईश्वर द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को मानव समुदाय ने छेड़ना शुरू किया, उनका दुरुपयोग करना शुरू किया और जितने भी इसके पहले हमने ये देखा कि जितनी भी महामारियां 1918 में वो कौन सी स्पेनिश फ्लू, स्वाइन फ्लू वगैरह जितनी भी बीमारियां आई या उनका प्रभाव रहा, वो इस प्राकृतिक छेड़छाड़ का ही दुष्परिणाम रही कि ये कोरोना भी जो है इस प्राकृतिक संरचना के बिगाड़ने का ही परिणाम है। क्योंकि जीव जंतु इस प्रकृति की सुंदर संरचना है और उस सुंदर संरचना की जो रचना है या जो निर्माण है वो ईश्वर प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त है और जब आप उनसे बिगाड़ेंगे, उनसे छेड़छाड़ करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। और आज उसके जितने भी दुष्परिणाम है वो मानव समुदाय को, देशों को देखने और भोगने पड़ रहे हैं। हम ये देखेंगे इस पॉइंट में कि अन्य जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कानून है या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो कितना प्राकृतिक संरचना को बनाने में या उसको स्थापित करने में अपना योगदान दिए।